हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी का दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन 2009 से लेकर के 2025 तक का। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं। और साथ में आप लोग चैनल से पहली बार जुड़ते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। हर चीज हम आपको समझा के पढ़ाएंगे और आपको यहीं पे याद हो जाएगा सारा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो बस आराम से एकदम प्यारे बच्चों एकदम आराम से फोन लीजिए और कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, जो आपको ऑब्जेक्टिव नहीं याद रहे। ठीक है, और अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। और यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको यही सूचना दूंगा कि आप लोग को अगर आंसर पहले से पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलेगा। कहाँ आपको कमेंट करना है तो कमेंट बॉक्स में प्यारे बच्चों, वहां पर आप लोग चैट बॉक्स में या तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलेगा। इससे क्या होगा, याद भी होगा। अगर आप कमेंट नहीं करना चाहते तो कॉपी में लिखते हुए चलिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ से देखिए आप लोग का लिखा हुआ है क्लास 12th बायोलॉजी क्वेश्चन बैंक 2009 से लेकर के 2025 तक का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखूंगा। ठीक है, तो अच्छे तरीके से इसको आपको तैयार करके जाना है। और जो विद्यार्थी नोट्स लेकर के तैयारी करना चाहते हैं, डायरेक्ट नोट्स लेना चाहते हैं, तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन नोट्स से ज्यादा खुश नहीं होता है, ज्यादा आपको सुनने से याद होता है। अगर नोट्स से ही याद होता, अगर ऐसा बात होता तब तो आपको कहीं पढ़ने की जरूरत ही नहीं होता, आप बुक लेकर के पढ़ सकते थे। ठीक है, पहले बात आपको समझना पड़ता है, सीखना पड़ता है, सुनना पड़ता है, तब ज्यादा याद होता है, तब ये नोट्स आपके लिए कारगर होगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आपका मिल रहा है कि बुचलेरिया बैनकॉप्टी। ठीक है, ये क्या है प्यारे बच्चों, एक प्रकार का कृमि है। क्या है? कृमि, जिसे रोग कारक होता है ना, वो होता है। तो एक कृमि है जो आदमी में फाइलेरिया रोग पैदा करता है। फाइलेरिया रोग क्या है? तो हाथी पाँव आप लोग सुने होंगे, हाथी जैसा पाँव हो जाता है ना, हाथी पाँव, उसी को कहा जाता है फाइलेरिया रोग। ठीक है, तो हाथी पाँव को ही फाइलेरिया रोग कहा जाता है। ये बुचलेरिया बैनकॉप्टिस जो होता है, और ये कौन है प्यारे बच्चों, एक कृमि होता है। क्या होता है? कृमि होता है, जो कैसा होता है, धागे की तरह होता है। धागे नुमा संरचना इसकी होती है, धागा की तरह ये कृमि लंबा होता है, जो फाइलेरिया रोग पैदा करता है। मतलब हाथी पाँव रोग होता है, जो मच्छर काट लेता है तभी होता है। जो 21 समूह का है, जैसे कि समूह होता है ना, जैसे मान लो मलेरिया हो गया है, तो प्लाज्मोडियम जो होता है प्यारे बच्चों, कौन सा अवस्था का होता है? प्रोटोजोआ अवस्था का होता है। मान लो कि टाइफाइड हो गया, तो टाइफाइड क्या होता है? सैल्मोना टाइफस जीवाणु होता है, तो जीवाणु समूह का था। कोरोना वायरस हो गया तो वायरस विषाणु समूह का था। ठीक है, उसी प्रकार बुचलेरिया बैनकॉप्टे जो मेरे प्यारे बच्चों फाइलेरिया रोग पैदा करता है, हाथे पाँव, जो कि हेलमिंथ समूह का है। जैसे आपका भी कोई समूह होगा, ठीक है, मान लीजिए कुछ भी जाति जो होता है ना, उसी प्रकार का हेलमिंथ समूह का कौन था? तो हेलमिंथ समूह का प्यारे बच्चों आपका बुचलेरिया बैनकॉप्टी होता है, जिसे हाथे पाँव कहा जाता है। राइट आंसर डी नंबर होगा। ठीक है, अच्छे तरीके से याद रखना है। ये सब जो होता है नहीं होता है, जो रोग पैदा करता है वो वही सब में से चीज है। और यही आपका समूह हेलमेंथ समूह का होता है। कौन सा? तो आपको याद रखना फाइलेरिया रोग, इसी को कहा जाता है हाथी पाँव रोग। ठीक है, जो हाथी के जैसा पाँव हो जाता है मच्छर काटने से, ये वाला रोग। ठीक है, चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन देख लो। यहाँ पर कहा जा रहा है सेकंड नंबर क्वेश्चन कि एचआईवी निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है? देखिए एचआईवी जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये मैंने बड़े अच्छे तरीके से बताया था एड्स के बारे में। ठीक है, उसी प्रकार एचआईवी में जो होता है निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है? तो ये एचआईवी जो होता है मेरे प्यारे बच्चों टी हेल्पर कोशिकाओं को नष्ट कर देता है, जिससे क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाता है। और जब रोग प्रतिरोधक क्षमता होगा तो आप लोग बताइए रोग तेजी से होगा कि नहीं? बताइए बताइए प्यारे स्टूडेंट। जब आपका पता है कि आपका दोस्तों ये क्या बोलते हैं, ये चाइवे कोशिका जब नष्ट हो जाएगा, ये टी हेल्पर कोशिका, तो तेजी से रोग धरेगा कि नहीं? पहले ये बताइए। एकदम धरेगा प्यार बच्चों, एकदम तेजी से आपको बीमारी धरेगा, क्योंकि प्रतिरक्षा प्रणाली होता है टी हेल्पर कोशिका, अगर ये नष्ट हो जाएगा तो बीमारी तेजी से होगा, क्योंकि हम लोग का दोस्तों रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगा, जिसके कारण बीमारी बहुत तेजी से फैलेगा। ठीक है, इस कारण से चाइवीज होता है सबसे पहले टी हेल्पर कोशिका को नष्ट करता है, या इसी को एक और कहा जाता है नाम। ठीक है, आगे मिलेगा वो नाम। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लो। एड्स बीमारी यानी एड्स का एक कारक होता है एचआईवी। ठीक है, तो एड्स बीमारी में एचआईवी किस कोशिका को नष्ट करता है? देखिए एचआईवी जो होता है किस कोशिका को नष्ट करता है? अभी मैंने बोला टी हेल्पर कोशिका, क्या बोला? टी हेल्पर कोशिका, इसी को टी लिम्फोसाइट भी कहा जाता है। टी हेल्पर कोशिका को टी लिम्फोसाइट कहा गया है। और एचआईवी जो होता है प्यारो, जो एड्स बीमारी होने के बाद इसी पर आक्रमण करता है। और एड्स बीमारी कैसे होता है? तो एड्स बीमारी यौन संचारित रोग होता है, मतलब प्यार बच्चों यौन संबंध रखने के कारण होता है, इस कारण से ये बीमारी होता है। और इसमें जो होता है एड्स होने के बाद एचआईवी जो वायरस होता है, एचआईवी वायरस होता है, ठीक है, किसको
नष्ट करता है। तो HIV सबसे पहले दोस्तों जो हमारा जो शरीर को जो सुरक्षित प्रदान करने वाला जो प्रतिरक्षी कोशिका होता है उसको नष्ट कर देता है, और ये प्रतिरक्षी कोशिका जो होता है टी लिम्फोसाइट होता है, इसको नष्ट कर देता है। तो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिसके कारण अचानक से बहुत सारी बीमारियां होने लगती है, और इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, ठीक है, एड्स का। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 4 नंबर क्वेश्चन कहा जाता है कि रेट्रो विषाणु निम्नलिखित में से किस बीमारी का रोगजनक होता है। देखो रेट्रो विषाणु की बात किया जा रहा है, और रेट्रो विषाणु जो होता है प्यारे बच्चों, इसी विषाणु के कारण, इसी वायरस के कारण ये एड्स बीमारी होता है। कौन सा बीमारी? एड्स बीमारी, ठीक है। और देखो फाइलेरिया ये वाला तो होगा नहीं, फाइलेरिया तो आपका हाथे पाँव रोग है, और सिफिलिस भी एक समझिए यौन संचारित रोग है, ठीक है। ये पैडेलल ऐसे कोई जीवाणु है उसके कारण ये होता है, ये भी यौन संचारित है। लेकिन हमसे पूछा जाए रेट्रो विषाणु से होने वाला बीमारी कौन है, तो ये आपका एड्स होता है। कौन सा बीमारी होता है? एड्स बीमारी होता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है इसी नंबर ऑप्शन, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद करते चलेंगे, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि अभिकर्मक जो एलिसा परीक्षा में उपयुक्त होता है। तो देखिए एलिसा में जो प्रयोग किया जाता है प्यारे बच्चों, बोरिक का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है मैं बताता हूँ। पेरोक्सीडेज का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि ये जो है रंगीन उत्पाद बनाता है। कैसा उत्पाद? रंगीन उत्पाद, यानी रंगीन उत्पाद बनाता है। क्यों बनाता है? सुनो क्यों बनाता है। जो ये रंगीन उत्पाद इसलिए बनाता है क्योंकि हमारे शरीर में एंटीजन एक होता है, एक क्या होता है? एंटीबॉडी होता है। इसी को हिंदी में कहा जाता है प्रत्यजन और प्रतिरक्षी। एंटीजन में कौन होता है? तो विषाणु होता है, जीवाणु होता है, प्रोटोजोआ होता है। तो ये सब क्या है? एंटीजन है। क्या? एंटीजन, जो रोग पैदा करते हैं। और एक एंटीबॉडी होता है जो हमारे शरीर में खुद से बनता है, या तो बाहर से लिया जाता है, लेकिन हमारे शरीर में अधिकतर खुद से बनता है। एंटीजन और एंटीबॉडीज होता है, उसी की पहचान करने के लिए ये वाला जो होता है प्यारे बच्चों पेरिक्सोड जो होता है ये रंगीन उत्पाद बनाता है। इससे पता चल जाता है कि कौन एंटीजन है और कौन एंटीबॉडी है। अगर एंटीजन है तो एंटीबॉडी उसको खत्म कर देगा। इसीलिए अभिकर्मक में एलाइसा ग्रुप में जो परीक्षण में जो उपयोग होता है वो आपका पेरोक्सीडेज होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जितना करवा रहा हूँ याद करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा और बार बार रिवाइज कीजिएगा ना, बार बार देखिएगा ना तो याद हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से किस बीमारी में दोस्तों होता है कोलेस्ट्रॉल, बीमारी नहीं, निम्नलिखित में से किसकी प्रचुरता कोलेस्ट्रॉल में बहुत अधिक होती है। देखो कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, जैसे कि आपको पता है कोई भी महिला मान लीजिए गर्भाधारण किए हुए या गर्भावस्था में है तो स्तनपान कराती है, तो स्तनपान के दौरान कोलेस्ट्रॉल में भरपूर मात्रा में तो क्या रहता है? दूध जो होता है उसमें स्तनपान में, तो उसमें जो रहता है प्यारे बच्चों कोलेस्ट्रॉल, और कोलेस्ट्रॉल को ही IgA कहा गया। और इसमें जो होता है IG होता है, मतलब इसको कहा जाता है इम्यूनोग्लोबिन। क्या कहा जाता है? इम्यूनोग्लोबिन A, इम्यूनोग्लोबिन एम, इम्यूनोग्लोबिन जी, इम्यूनोग्लोबिन डी। मैंने ट्रिक भी दिया था याद करने का एंटीबॉडी का, GAMA सब में IG लगा दो बस हो जाएगा काम, ठीक है। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल ए जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि इम्यूनो जो ए होता है प्यारे बच्चों, ये जो होता है कोलेस्ट्रॉल में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, नंबर ऑप्शन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ जाइए। देखिए कैंसर किस कारण से होता है? देखिए कैंसर जो होता है प्यारे बच्चों किस कारण से फैलता है? तो ये ऑकोजिन्स के कारण होता है। ये ऑकोजिन्स प्रोटो ऑकोजिन्स में उत्परिवर्तन होता है, जिसके कारण नए कोशिका बन जाते हैं। इसके कारण ये जो होता है ऑकोजिन्स के कारण कैंसर रोग होता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? बे नंबर हो जाएगा। कैंसर किसके कारण होता है? तो हमेशा याद रखिएगा ऑकोजिन्स के कारण, ठीक है। अगला आ जाइए 8वां नंबर क्वेश्चन। कहा जा रहा है कि कौन कैंसर की कोशिकाएं होती है। देखो कैंसर की जो कोशिकाएं होती है वो कौन सी कोशिका होती है? प्लाज्मा कोशिका तो नहीं होता है, मेमोरी कोशिका भी नहीं होता है, टी कोशिका भी नहीं होता है, ये हेला कोशिका होता है। ये कहाँ पे पाया जाता है? तो गर्भाशय में पाया जाता है। ये जो हमेशा प्यारे बच्चों आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, कैंसर की कोशिकाएं होती है तो हेला कोशिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेला कोशिका। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में काफी ज्यादा पूछा गया है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। और ये वाला जो है प्यारे बच्चों आपके परीक्षा में पूछा गया, लेकिन ये किसको सबसे पहले हुआ था? 1961 इसमें एराइथा एलेक्स, ठीक है,
महिला थी उसी के गर्भाशय में सबसे पहले ये रोग हुआ था। ठीक है, हेला कोशिकाएं। ठीक है, ये कोशिकाएं होती है, कैंसर की कोशिका होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन, ओकाजिन निम्नलिखित में से किसके लिए उत्तरदायी होती है? तो देखो ओकोजिन जो होता है प्यारे बच्चों कैंसर के लिए उत्तरदायी होती है। एड्स के लिए तो होगा ही नहीं। ठीक है, एड्स तो ये आपका यौन शोषण है तो ये तो नहीं होगा। क्षय रोग, ये टीबी जो तपेदिक होता है ये भी नहीं होगा। पोलियो तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना ओकोजिन कैंसर के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कहा जाता है ओकोलॉन्जी। ओकोलॉन्जी किसका अध्ययन है? यानी कि ओकोलॉन्जी है ये किसका अध्ययन है? तो हमेशा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा ओकोलॉन्जी जो है ये कैंसर का क्या है? अध्ययन है। तो सही सॉरी हाँ यही होगा कैंसर। ठीक है, ओका ओंकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो हमेशा आपको ध्यान में रखना प्यारे बच्चों किसका? तो कैंसर का। ठीक है, तो कैंसर का हो जाएगा सही जवाब ए नंबर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन। तो कहा जा रहा है कि पीसीआर पॉलीमरेज चैन रिएक्शन, इसका फुल अच्छी होता है, क्या बोलते हैं फुल फॉर्म? पॉलीमरेज चैन रिएक्शन तकनीक का उपयोग किसके जांच के लिए किया जाता है? देखिए शॉर्टकट में पीसीआर नहीं मिलेगा, लेकिन पीसीआर का जो फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है ये बताइए। तो ये जो होता है किसके लिए उपयोग होता है प्यारे बच्चों? पीसीआर जांच तकनीक एचआईवी के लिए। लगाइए एकदम फटाफट से कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। देखिए पीसीआर जांच जो प्रयुक्त होती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, वो एचआईवी के लिए जांच के लिए प्रयुक्त होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, याद करते चलेंगे। और सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विषाणु जनित रोग नहीं है। देखिए कौन है जो विषाणु जनित रोग नहीं है? ठीक है, विषाणु जनित नहीं है मतलब इसमें कोई वो जीवाणु जनित रोग है। तो देखो मैप्स की बात किया जा रहा है, ये तो जीवाणु जनित रोग है। लेकिन यहाँ पे पूछा जाए विषाणु जनित रोग नहीं है, मतलब जीवाणु जनित विषाणु नहीं है, मतलब विषाणु द्वारा नहीं होता, वो जीवाणु द्वारा होता है। मतलब कि मैप्स आपका विषाणु द्वारा होता है। ये इन्फ्लुएंजा में भी आपका दोस्तों उसी के द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा ही होता है। लेकिन यहाँ पर डिप्थेरिया जो होता है प्यारे बच्चों जीवाणु के द्वारा होता है। कौन से? जीवाणु के द्वारा। यानी आपको ध्यान में रखना है डिप्थेरिया जो बीमारी होगा किसके द्वारा होगा? तो जीवाणु के द्वारा होगा। ठीक है, चलो एकदम ध्यान रखना डिप्थेरिया जीवाणु के द्वारा। माप्स भी आपका उसी के कारण, किसके कारण? विषाणु के कारण। इन्फ्लुएंजा भी विषाणु के कारण। देखिए क्वेश्चन को समझे, घुमा के पूछा है, विषाणु जनित नहीं है मतलब इसमें 4 गो विषाणु जनित है। एक और ऑप्शन देता हूँ, मिजलिस भी आपका विषाणु जनित रोग है। मिजलिस, मिजलिस जो है प्यार बच्चा मिथिलिस लिखा गया मिजलिस। ठीक है, मिजलिस भी कौन सा बीमारी है? विषाणु जनित। लेकिन हमसे पूछा जाए विषाणु जनित नहीं है मतलब कौन? जीवाणु जनित रोग है। तो डिप्थेरिया जो है आपका जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन कहा जाए बिडाल परीक्षण किसके लिए उपयुक्त होता है? देखो बिडाल परीक्षण जो होता है प्यारे बच्चों टाइफाइड के लिए होता है। इस साल्मोनेला टाइफ जीवाणु के कारण होता है। जो ये प्यारे बच्चों जो टाइफाइड होता है कैसे होता है? कैसे होता है कभी सोचे हो? तो टाइफाइड जो होता है ये बीमारी जो होता है साल्मोनेला टाइफी जीवाणु से होता है। क्या? साल्मोनेला साल्मोनेला टाइफी बीमारी जीवाणु के कारण होता है। और इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों? इसमें बिडाल परीक्षण का प्रयोग किया जाता है टेस्ट करने के लिए। कौन सा परीक्षण? तो बिडाल परीक्षण। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, और सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा के रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए क्षय रोग, क्षय रोग मतलब टीबी तपेदिक किसको कहा जाता है? संक्रमण का मुख्यतः किसके द्वारा होता है? बताओ, संक्रमण की अवस्था जो होता है हवा के द्वारा होता है। यानी टीबी जो होता है जिसे हम लोग तपेदिक भी कहते हैं, या इसी को कहा जाता है क्षय रोग, ये किसके द्वारा फैलता है? तो ये हवा के द्वारा जैसे छींकते हैं ना तो ये रोग फैल जाता है। ये किसका रोग जनक होता है? कौन होता है? तो मैंने बताया था कि ट्यूबरकुलोसिस, मैंने बताया था ऐसे करके। ठीक है, तो ये संपर्क द्वारा नहीं, हवा के द्वारा छींकते हैं ना उसके माध्यम से फैलता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था क्या होती है? तो मनुष्य में जो होता है प्लाज्मोडियम की जो संक्रमण अवस्था होती है वो आपका स्पायरोजोइट होता है। क्या होता है? स्पोरोजोइट होता है। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और पर ये जो स्पोरोजोइट होता है कौन से मच्छर के काट, मतलब प्लाज्मोडियम जो परजीवी होता है कौन से मच्छर काटने से मलेरिया हो जाता है? तो मादा एनोफिलीज, बताए ना, बताओ। मादा एनोफिलीज जो मच्छर है उसके काटने से मलेरिया पैदा होता है। और इसका जो समूह होता है वो प्लाज्मोडियम समूह का होता है। और यह
ये मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था एस्पेरोजोइट कहलाती है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला देखिएगा 16 नंबर, कुछ रोगों की शीघ्र पहचान है तो किसका प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, कुछ रोगों की शीघ्र अगर पहचान करना है ना तो उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, कुछ रोगों की शीघ्र पहचान करना ना तो एलाइसा टेस्ट करवाते हैं। एलाइसा टेस्ट क्या, ये तुरंत रिजल्ट देता है, इसलिए कुछ रोगों के पहचान के लिए हम लोग एलाइसा टेस्ट भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना एलाइसा टेस्ट। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इनमें कौन जो होता है स्व प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण। देखिए, स्व प्रतिरक्षा रोग का मतलब समझते हैं, स्व कौन जो स्व प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण, स्व प्रतिरक्षा मतलब जो होता है खुद के लिए जो होते हैं प्यारे बच्चों स्व प्रतिरक्षा का निर्माण करती हैं। तो रूमेटाइड आर्थराइटिस जो होता है प्यारे बच्चों स्व प्रतिरक्षा का उदाहरण होता है। क्यों, क्योंकि ये जो होता है अपने कोशिकाओं को खुद मारती है, रूमेटाइड आर्थराइटिस। ठीक है, ये क्वेश्चन बैंक के सवाल जितने भी करवा रहे प्यारे बच्चों आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन बैंक के सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन बैंक में देख लीजिएगा हर ईयर पूछा हुआ है रूमेटाइड। देखिए, इनमें से कौन पार्श्व विषाणु है, इसमें थोड़ा सा मुझे लग रहा है, देखिए एक बार मैं बोल देता हूँ तो हो सकता है मेरे से ही गलती है। इनमें कौन स्व प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है, कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ी लग रहा है, फिर भी आपको याद रखना स्व प्रतिरक्षा रोग का जो उदाहरण होता है वो रूमेटाइड आर्थराइटिस है। ठीक है, फिर भी क्वेश्चन बैंक अगर हो बेगा भी कुछ गलत तो मैं बार बार करवाऊंगा, आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बस आप लोग क्लास करते चलिएगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन पार्श्व विषाणु है। देखिए, पार्श्व विषाणु को रेट्रो विषाणु कहा जाता है। ठीक है, पार्श्व विषाणु जो होता है ह्यूमन HIV सुने ना नाम, वही उसका ही फुल फॉर्म है। देखिए, लिखा हुआ है ह्यूमन इम्यूनो एफिशिएंसी वायरस। ठीक है, यही आपका प्यार बच्चों लिखा हुआ है, और यही पार्श्व विषाणु होता है, इसी के कारण होता है। ठीक है, इसी को कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा ऑप्शन नंबर ए पार्श्व विषाणु कौन है, तो याद रखना HIV जिसे रेट्रो वायरस कहा जाता है। इनमें कौन जो है प्यारे बच्चों आपका क्या, इनमें जो होता है कौन जीवाणु जनित रोग है। देखिए, जीवाणु के द्वारा किसमें रोग होता है। देखो, कुष्ठ रोग किसके होता है, तो ट्यूबरकुलोसिस में। देखिए, कुष्ठ रोग कैसे होता है, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियम जो होता है प्यारे बच्चों एक जीवाणु होता है। ठीक है, मैंने बताया होगा ट्यूबरकुलोसिस, कुष्ठ रोग को एक और नाम दिया जाता है, क्या नाम था याद भूल रहे हैं, क्या नाम था, कुष्ठ रोग को एक एकदम आसान नाम भूल रहे हैं। ठीक है, याद रखना है क्षय रोग, क्षय रोग इस टीबी को कहा जाता है। तो ये भी जीवाणु जनित रोग है, और ये भी ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है। और हाइजा भी जीवाणु जनित रोग है, हाइजा भी कुष्ठ रोग भी, मतलब इसका राइट आंसर जो होगा डी नंबर हो जाएगा। इनमें से सभी जो है जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग है, जीवाणु जनित रोग ही है, तो यहाँ से सही जवाब जो होगा डी नंबर होगा। एकदम भौकाल मचा देना एग्जाम में। ठीक है, एकदम ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आ जाए 20 नंबर, मलेरिया रोग पैदा करता है। देखिए, मलेरिया रोग क्या पैदा, रोग उत्पन्न किससे होता है, तो मलेरिया रोग जो होता है मादा इन्फ्लुएंजा मच्छर के कारण होता है, तो सही जवाब जो होगा बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर मलेरिया रोग जो उत्पन्न होता है वो क्या होता है, मादा इन्फ्लुएंजा के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर क्वेश्चन जो है कौन विषाणु जनित रोग है। देखिए, विषाणु जनित रोग के बाद जब क्या हो जाएगा ना, तो कौन विषाणु का जरा होता है, तो देखो फ्लू भी विषाणु के द्वारा ही होता है। जैसे फ्लू पहला था 1918 में, जिसमें लगभग 1918-20 में लगभग 5 करोड़ जो है ना प्रथम विश्व युद्ध से लगभग कितना तो मर गया था। ठीक है, बर्ड फ्लू के कारण है। ये देखो यहाँ पर दिया गया है एड्स, एड्स भी विषाणु के कारण होता है, रेट्रो विषाणु बताइए। तो 21 नंबर क्वेश्चन बहुत ज्यादा खास है। ठीक है, ये भी रेट्रो विषाणु के कारण होता है। ठीक है, ये भी, और फ्लू भी आपका उसी के कारण होता है। पोलियो भी विषाणु जनित ही रोग है, यानी इनमें से सभी होगा। एकदम याद कर लेना, बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करना है ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम में एकदम धुआं कर सके। अगर आप करना चाहते तो एकदम अच्छे तरीके से आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, अगला देख लीजिए 22 नंबर क्वेश्चन, जीवाणु जनित रोग नहीं, मतलब कौन है जो जीवाणु के द्वारा होता है, मतलब बैक्टीरिया के द्वारा नहीं होता है। एक वायरस होता है जिसे विषाणु कहा जाता है हिंदी में, एक होता है जीवाणु जिसे इंग्लिश में कहा जाता है बैक्टीरिया। कौन जीवाणु जनित रोग नहीं है, मतलब बैक्टीरिया से कौन रोग नहीं होता है, तो देखो टाइफाइड तो पता है कि साल्मोनेला टाइफिस होता है, जीवाणु जो कि बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी याद है ना, पढ़ाए जो एकदम याद करने रहना है। देखिए, कुष्ठ रोग भी वैसा ही है, और डिप्थेरिया भी वैसा ही है, उसी के द्वारा होने वाला रोग है। तो 22 नंबर क्वेश्चन का बताइए प्यारे बच्चों क्या होना चाहिए। ठीक है, इन्फ्लुएंजा होगा, क्या होगा बताइए, वायरस के कारण होता है। कौन वायरस के कारण बताइए,
वायरस जीवाणु जनित नहीं है। मुझे लग रहा है प्यारे बच्चों इन्फ्लुएंजा जो है ना ये वायरस के कारण होता है, बाकी ये वाला जो है ना जीवाणु के द्वारा ही होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा पेंडिंग में रखिएगा, क्योंकि इसका रोग कारक पूछ रहा है किसके कारण हो रहा है। मुझे लगता है कि टाइफाइड तो पता है 100% सल्मोनेला टाइफिस होता है, कुष्ठ भी उसी के द्वारा होता है, और इन्फ्लुएंजा भी है ना उसी के कारण होता है। किसके कारण? शायद जीवाणु के द्वारा। शायद ये वाला जो है ना जो जो होता है प्यारे बच्चों विषाणु के कारण होता है, मतलब वायरस के कारण होता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा पेंडिंग में रखिएगा। ठीक है, 22 नंबर खुद से कमेंट कर सकते, पता है तब। यौन संचय, देखिए यौन संचय क्या होता है, 4 को मैं बताऊंगा, 3 को, तीनों याद रखना, परीक्षा में आएगा। पहला तो एड्स जो बीमारी है 100% पूछता है। एड्स जो बीमारी है यौन संचयित होता है। सिफिलिस भी, सिफिलिस सिफिलिस भी यौन संचालित रोग है। एड्स, सिफिलिस, गोनोरिया, ये तीनों याद रखना, परीक्षा में आता है कि कौन यौन संचालित रोग है। तीन को याद रखना, एड्स बीमारी, सिफिलिस, गोनोरिया, ये तीनों क्या एड्स के द्वारा बीमारी होता है। और ये कैसे फैलता है? तो यौन संबंध रखने के कारण फैलता है। ठीक है, तो सही जवाब सी नंबर। अगला देख लीजिए यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन, एलिफेंटिस का कारक क्या होता है? एलिफेंटिस का मतलब होता है हाथी पाप। क्या होता है? हाथी पाप। हाथी पाप पता है ना सबको, रोग हाथी की तरह पाँव फूल जाएगा तो हाथी पाप हो जाएगा। तो एस्केरिस के कारण होता है। किसके कारण? एस्केरिस के कारण। ये क्या एक प्रकार का कृमि है, क्या कृमि होता है जिसके कारण जो होता है ये फैलता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, एस्केरिस के कारण। अगला देख लीजिए, कुष्ठ रोग किसके कारण होता है? देखिए कुष्ठ रोग जो होता है माइक्रोबैक्टीरियम द्वारा होता है। ठीक है, साल्मोनेला टाइफाइड के द्वारा होता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि कुष्ठ रोग किसके कारण होता है, तो हम लोगों को याद रखना है कि माइक्रोबैक्टीरियम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? माइक्रोबैक्टीरियम के द्वारा। ठीक है, अगर नहीं भी देखता थोड़ा माइनस कर लीजिएगा। ठीक है, बोलते हैं जो। अच्छा देख लीजिए 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? मतलब कौन विषाणु जनित नहीं है? ये देखो ये वायरस के कारण होता है, लेकिन सिफिलिस जीवाणु के कारण होता है। खत्म हो गया, जोड़ा पूछा जा रहा है, देख लो जोड़ी है। देखो खसरा जीवाणु के द्वारा होता है, सॉरी विषाणु के द्वारा होता है, मतलब वायरस के द्वारा होता है। रेबीज में वायरस के कारण होता है, कुत्ता अगर काट ले तो एक वायरस होता है वो वाला अगर शरीर में चल जाएगा तो पूरा एकदम तबाह कर देगा शरीर के। ठीक है, खत्म हो जाएगा। फिर टेटनेस होगा, इसलिए सुन लेना जरूरी है। टेटनेस, टाइफाइड, ये भी आपका समझो तो प्यारे बच्चों जीवाणु जनित रोग है। काले खांसी, ये भी खांसी जितना भी होता है जीवाणु जनित होता है, जीवाणु बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, लेकिन ये जो होता है वायरस के कारण होता है, खसरा और रेबीज। एड्स भी होता है लेकिन जोड़ा पूछा जा रहा है, सिफिलिस जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, इसलिए जोड़ा जो होगा बे नंबर होगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मनुष्य में दांत किसके बीमारी होते हैं? मनुष्य में दांत की बीमारी किसके द्वारा होती है? तो कवक के द्वारा होता है। ठीक है, सबको पता है कि जो अंगूठा के आकार के जैसे इस प्रकार से शरीर में कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, यही होता है दांत, लाल आकार का होता है, रिंग के समान। अगला बूंद संक्रमण जो होता है, आपको पता है कि निमोनिया है। क्या बूंद संक्रमण, जो बूंद के द्वारा इनके छींकेंगे खांसेंगे तो फैलेगा निमोनिया रोग। ठीक है, इसी के द्वारा होता है। अगला देख लीजिए, भोजन की विषाक्तता, यानी कि भोजन जो होता है, भोजन विष के समान क्या हो जाता है? कौन वायरस के कारण, किसके कारण बताइए? तो कोलेस्टेडियम, बताइए कोलेस्टेडियम जो होता है प्यारे बच्चों इसके कारण, क्लोस्टेडियम बताइए कमेंट बॉक्स में। इसी के कारण भोजन जो होता है विषाक्त हो जाता है। भोजन की विषाक्त, भोजन जो होता है विष के समान क्या हो जाता है, किसके कारण? तो क्लोस्टेडियम के कारण, क्लोस्टेडियम के कारण होता है। सही जवाब डी नंबर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कौन असंक्रामक रोग है? बताइए, इतना आसान क्वेश्चन आ गया। असंक्रामक जो रोका ही नहीं जा सके उसे असंक्रामक रोग कहते हैं। जैसे में मतलब असंक्रामक जो मतलब तुरंत ना फैले, मतलब जैसे संपर्क में है तो वो रोग नहीं होगा। वो रोग जो संपर्क में आ गया, मान लीजिए वो अगला उस रोग से ग्रसित है, उसके संपर्क में आ गए तो वो रोग हमको नहीं हुआ, उसी को असंक्रामक रोग कहा जाता है। मतलब कि फैले ही नहीं एक रोग से दूसरे रोग में। ठीक है, तो वो मान लीजिए एड्स है तो एड्स यौन संचय, तो यौन संबंध रखेगा। अगर मान लीजिए अगला यौन संचय, यौन से संबंध मतलब जो है मान लीजिए किसी को एड्स हो गया। ठीक है, और आप बिल्कुल स्वस्थ, अगर उसके संपर्क में आ जाएगा यौन संबंध बना दीजिएगा तो आप भी एड्स के शिकार हो जाएंगे। तो पहला बात संक्रामक बीमारी हो गया। मलेरिया भी संक्रामक बीमारी है, टाइफाइड भी संक्रामक बीमारी है, लेकिन एक कैंसर एक ऐसा बीमारी है जो आप पे डिपेंड करता है आप कैसा खान पान रख रहे हैं। कैंसर ऐसे नहीं हो जाता कि हम लोग उसका पानी पी लिए, जूठा खा लिए, ऐसा होता ही नहीं है।
कैंसर संक्रामक बीमारी नहीं है, असंक्रामक बीमारी है। मतलब ये जो है ना, ये बीमारी तभी होगा आपके खान पान कैसी है उस पर डिपेंड कर रहा है। खाना पीना व्यायाम ये सब करोगे तभी बढ़िया बढ़िया, तभी आपको नहीं होगा, ठीक है। कैंसर हो जाएगा असंक्रामक रोग। देखिए ऐसा पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिय होते हैं उन्हें कहते हैं। देखिए प्रतिरक्षा मतलब कि एंटीबॉडी के प्रति अनुक्रिया जो करता है वो एंटीजन करता है। मतलब एंटीजन को खोज खोज के मिटाने का काम प्रतिरक्षा करता है, एंटीबॉडी करता है। एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन जो होता है प्यारे बच्चों, ठीक है, हिस्टामिन और सीरोटिन के कारण निकलता है रसायन। कौन से कोशिका के कारण, बता दीजिए कौन से कोशिका के कारण ये निकलता है, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना है कि एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन हिस्टामिन और सिस्टामिन होता है। जो मास्ट जो कोशिकाएं होती है, मास्ट कोशिका, उसी में से निकलता है सीरोटोनिन और हिस्टामिन, ठीक है, ये दोनों निकलता है रसायन। अगला क्वेश्चन देख ले प्यारे स्टूडेंट्स, कहा जा रहा है कि ट्रिपल एंटीजन होता है किसके उपयोग के लिए नहीं होता है। ट्रिपल एंटीजन होता है 3 रोग के लिए उत्तरदायी होता है, आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। पहला काला खांसी, खांसी जिसे कहा जाता है, अरे ऑप्शन में नहीं है। अच्छा, इसी को काला खांसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काला खांसी। काला खांसी जो है ना, इससे फ्यूसिस को कहा जाता है और ये ट्रिपल एंटीजन के लिए उपयुक्त होता है। अब बताइए डिप्थेरिया भी होता है, क्या डिप्थेरिया होगा कि नहीं? 33 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। डिप्थेरिया भी होता है और टेटनस भी होता है। ये सब जो होता है प्यारे बच्चों, जो होता है ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग किया जाता है। लेकिन टाइफाइड जो होता है इसके कारण नहीं होता है, इसके लिए तो बिडाल परीक्षण आवश्यकता है। कौन कौन सा परीक्षण? बिडाल परीक्षण। और ये बहुत सारा बीमारी जो होता है, कौन सी बीमारी होता है? तो सल्मोनेला टाइफी जीवाणु के कारण होता है, ठीक है। तो हमेशा ये देखा टाइफाइड नहीं होगा, बाकी सब जो हो जाएगा ट्रिपल एंटीजन का टीका लेने से नहीं होता है। देखिए टी लिम्फोसाइट किस में उत्पन्न होता है? तो टी लिम्फोसाइट अस्थि में उत्पन्न होता है और विकसित कहाँ पर होता है? तो विकसित आपका परिपक्व जो होता है थाइमस में होता है। कहाँ पर होता है? थाइमस में। ध्यान दीजिए मैंने क्या बोला। बोला मैंने कि टी लिम्फोसाइट इनकी टी कोशिका जो होता है, इसका जो निर्माण होता है कहाँ से होता है? टी कोशिका पूछे या बी कोशिका, टी लिम्फोसाइट पूछे या बी लिम्फोसाइट पूछे, इसका निर्माण अस्थि मज्जा से होता है। अस्थि मज्जा से होता है, चलो हो गया। टी लिम्फोसाइट जो होता है कहाँ पर परिपक्व होता है? तो थाइमस में परिपक्व होता है। और बी लिम्फोसाइट कहाँ पर परिपक्व होता है? तो अस्थि मज्जा में ही। यानी बी लिम्फोसाइट जो है अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है और अस्थि मज्जा में परिपक्व होता है। यानी घर में जन्मा घर में पढ़ के महान, और टी लिम्फोसाइट घर में पड़ा बाहर पढ़ के महान। उसी प्रकार टी लिम्फोसाइट अस्थि मज्जा में बना लेकिन परिपक्व थाइमस में होगा। अगला पढ़िए यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन, एंटीबॉडी जो हमारे शरीर में होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ग्लाइप्रोटीन कहलाते हैं, ठीक है, ग्लाइप्रोटीन इसी को कहा जाता है। एंटीबॉडी जो हमारे शरीर में होते हैं वे क्या है? तो ग्लाइप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। बी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है? तो बी लिम्फोसाइट ये रहे या टी लिम्फोसाइट निर्माण होगा अस्थि मज्जा में ही, और बी लिम्फोसाइट का निर्माण भी और परिपक्व दोनों बी लिम्फोसाइट में अस्थि मज्जा में ही होता है। टी लिम्फोसाइट का परिपक्व थाइमस में होता है। बहुत आसान चीज है, बस इतने बोलना है कि टी लिम्फोसाइट का निर्माण अस्थि मज्जा में और विकसित थाइमस में, और बी लिम्फोसाइट विकसित और निर्माण दोनों अस्थि मज्जा में ही। अगला आ जाइए, इनमें से कौन सी बीमारी प्रतियोजक है? तो हेज ज्वार जो है ये आपका कौन सी बीमारी प्रतियोजक द्वारा उत्पन्न होती है? तो हेज ज्वार एक बीमारी है जो प्रतियोजक द्वारा उत्पन्न होती है, प्रतियोजक द्वारा। अगला, रक्त में प्रतिजन तथा प्रतिरक्षा क्रिया का अध्ययन। प्रतिजन का मतलब होता है वायरस वगैरह जो होता है ना, रोग कारक जो रोग पैदा करे उसी को कहा जाता है, ठीक है। और प्रतिरक्षी जो एंटीबॉडीज होता है हमारे शरीर में बनता है, एक सक्रिय होता है एक निष्क्रिय होता है। सक्रिय जो हमारे शरीर में खुद से बनता है, निष्क्रिय जो माँ के द्वारा लिया जाता है, तो वो होता है, ठीक है, एंटीबॉडी। तो रक्त में प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी परस्पर की क्रिया हमारा क्या कहलाएगा? तो सेरोलॉजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सेरोलॉजी। क्या कहलाएगा प्यारे स्टूडेंट? सेरोलॉजी। एकदम याद कर लेना है सभी विद्यार्थियों को, आराम से क्लास करना है, कोई दिक्कत नहीं है। एड्स विषाणु किसका अनुवांशिक पदार्थ है? ठीक है, एड्स विषाणु जो है
एड्स विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ एक कुंडली आरएनए होता है, इनके एक कुंडली वाला जो आरएनए होता है एड्स विषाणु उसी का आनुवांशिक पदार्थ है। मतलब एड्स बीमारी जो होता है एक कुंडली का आरएनए होता है। क्या होता है? एक कुंडली वाला आरएनए। तो यही होता है एड्स विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ। कौन? एक आरएनए वाला। एकिडीना क्या है? तो एकिडीना आपका योजक कड़ी है, कितना बार बतला चुका हूं, ठीक है, पूरा कड़ी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है। डोडो क्या है? एक विलुप्त प्राय प्रजाति है। क्या? विलुप्त हुआ प्रजाति है डोडो, ठीक है, विलुप्त हो गया नहीं है यार। जीवाश्म समानता तलचटी चट्टान में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? तलचटी चट्टान। क्वेश्चन बैंक में मत देखना, गलत दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 43 नंबर है कि पक्षियों तथा दिल पक्षियों तथा तितली का डैना कैसा अंग है? अब देखो, पक्षियों का काम है उड़ना, तितलियों का काम है उड़ना, तो सोच लो कि समझात अंग नहीं, समझात अंग अलग है लेकिन उड़ने का काम एक है। मतलब समझो, असमझात अंग वे होते हैं जिनकी संरचना समान नहीं होती लेकिन किंतु कार्य जो होती है समान होती है, असमझात अंग कहलाता है। मतलब ये कहने का हुआ इसकी भले संरचना अलग अलग है, पक्षी का संरचना अलग है, तितली का संरचना अलग है, लेकिन कार्य एक ही है, उड़ने का। हुआ समझात अंग का उदाहरण हुआ प्यारे स्टूडेंट्स, राइट आंसर डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीवाणु का प्रादुर्भाव निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? तो थोड़ा इसको ध्यान रखना पड़ेगा। किसी समुदाय में पूर्व स्थिति विभिन्नता, विभिन्नता के कारण उत्पन्न होने वाला। अगला देखिए, मनुष्य के हाथ और चमगादड़ के पंख। मनुष्य का हाथ और चमगादड़ का पंख एकदम समान दिखेगा, तो व्हेल का फ्लिपर व्यक्त करता है। तो समझात अंग को एकदम देखने में एकदम समान मनुष्य के जैसा होता है, लेकिन कार्य अलग होने के कारण ये समझात अंग हो जाता है। बहुत बड़ा कंफ्यूजन वाला थोड़ा सवाल आपके लिए होगा, क्योंकि सोचने वाले पर मनुष्य का हाथ ये है, आप कहोगे कि चमगादड़ का पंख, चमगादड़ के पंख देखोगे ना तो मनुष्य के हाथे के जैसा होता है। तो यहाँ पर पंख तथा भेल का फ्लिपर जो होता है वो भी उदाहरण उसी का है। इसीलिए समझाते अंग समान है लेकिन कार्य भिन्न है, समझात अंग कहलाता है। समकार संरचना किसके परिणाम स्वरूप है? देखिए, समकार जो होता है संरचना किसके परिणाम स्वरूप है? तो अभिसारी विकास है, ठीक है। अब अभिसारी विकास और अपसारी विकास दो टॉपिक है जो आपके परीक्षा पूछा था, उसको अलग से VVI में करवा देना, ठीक है। टॉपिक नहीं है, फिर भी विकास होता है ना, कैसा विकास किया उसके अंतर्गत एक क्वेश्चन आ जाता है, अभिसारी और अपसारी विकास, ठीक है। VVI में सारा मिलेगा, बहुत आसान परिभाषा है। पर देखो, पूरा जीवित प्रमाण किसका अध्ययन पर आधारित है? तो जीवाश्म के अध्ययन पर आधारित है, ठीक है। पूरा जैव प्रमाण किसके अध्ययन पर आधारित है? तो याद रखना पड़ेगा जीवाश्म के। अगला देख ले, तुल्य रूप संरचना क्या दर्शाती है? तो तुल्य रूप संरचना जो दर्शाती है वो अभिसारी विकास को दर्शाएगी। किसकी दर्शाएगी? अभिसारी विकास दर्शाएगी, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया प्यारे स्टूडेंट्स, एकदम। चलिए, आज ये अगला क्वेश्चन देख लिया जाए, क्या कहा जा रहा है? एंटीकोडोन्स किसमें पाया जाता है? देखिए, एंटी जो कोडोन्स होता है किसमें पाया जाता है? बताइए, एंटीकोडोन्स होता है किसमें पाया जाता है? तो टीआरएनए के में पाया जाता है, ठीक है। किसमें? टीआरएनए। अब ये हमको बताना कमेंट बॉक्स में कि किसे घुलानशील कहा जाता है। किसको? घुलानशील आरएनए किसे कहा जाता है? घुलानशील। आपके लिए क्वेश्चन रहेगा प्यारे बच्चों। और त्रिपर्णी संरचना किसमें पाई जाती है? घुलानशील आरएनए किसे कहा जाता है और त्रिपर्णी संरचना किसमें होता है? ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। देखिए, डीएनए सांचे से आरएनए निर्माण को हम लोग क्या कहते हैं? तो ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। डीएनए से आरएनए, डीएनए से अगर आरएनए बन रहे प्यारे स्टूडेंट्स, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और एक और बनता है, वो चीज मैंने आपको बताया था, ट्रांसलेशन। तो यहाँ पर डीएनए से आरएनए बनने के निर्माण की प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे स्टूडेंट्स? ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन देखो, डीएनए से एमआरए बनने की प्रक्रिया या डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया वही चीज ना हुआ? बताओ, डीएनए से आरएनए बनना या डीएनए से एमआरए बनना, मतलब वही चीज ना है। आरएनए 3 प्रकार का होता है, ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन ही कहलाएगा।
अगला देखिए, आरएनए से डीएनए बन रहा है। आरएनए से किसमें बन रहा है? जो डीएनए बनता है, आरएनए से जो डीएनए बनता है उसे कहते हैं, उसको सी डीएनए कहते हैं। ठीक है, आरएनए से अगर डीएनए बन रहा है, आरएनए से किससे डीएनए बना है, तो उसको हम लोग बनेगा क्या? सी डीएनए कहेंगे। आरएनए से डीएनए बनेगा तो उसको सी डीएनए कहेंगे। डी नंबर ऑप्शन। अगला देख लीजिए, जिन अभिव्यक्ति अभियंत्रण या नियंत्रण किनके स्तर पर होता है? तो प्रतिलेखन पर भी होता है। मतलब पढ़ाएं ये चीज कि जिन अभिव्यक्ति का नियंत्रण किनके स्तर पर होता है? प्रतिलेखन पर भी, अनुवादन पर भी। मतलब डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला देख लीजिए, 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम राइबोसोमल जो आरएनए होता है कि अनुलेखन के लिए उत्तरदायी होता है? मतलब आरएनए के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुलेखन जो होता है सही है? बताइए। आरएनए से अनुलेखन के लिए आरएनए पॉलीमरेज जो वन होता है, ये सबसे ज्यादा उत्तरदायी होता है, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑपरॉन मॉडल किसके द्वारा दिया गया? तो जैकब और मोनार्ड के द्वारा दिया गया। ये थोड़ा टॉपिक छूटा हुआ है, इसको VVI के रूप में दे देंगे। 1961 इसमें लाया गया था ये नियम। ठीक है, जैकब और मोनार्ड के द्वारा दिया गया था। 5 नंबर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लिए, ऑपरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? तो जीन का रेगुलेशन प्रदर्शित करता है। कैसा कैसा इसको रेगुलेट किया गया है? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि मोबाइल अनुवांशिक पदार्थ जो होता है खंडित जीन ट्रांसपोजन, यहाँ पर दोनों ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसपोजन और जंपिंग जीन दोनों। क्या होता है? मोबाइल अनुवांशिक पदार्थ होता है। 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, लैक ऑपरॉन किसका प्रतिनिधित्व करता है? ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा बता दीजिए। 58 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा सही जवाब? 58 में कहा जाए कि लैक ऑपरॉन मॉडल जो होता है प्यारे बच्चों, किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो अनुदेशित जीन क्रिया विधि का। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अगला देख लीजिए, अंतरंग आरएनए को आवेशीकरण का क्या अर्थ है? अंतरंग आरएनए के आवेशीकरण का जो अर्थ है प्यारे बच्चों, वो आपका सजातीय अंतरंग आरएनए से अमीनो अम्ल का जुड़ना। मतलब अंतरंग आरएनए का आवेशीकरण, मतलब चार्ज अगर इसको किया जाता है प्यारे बच्चों, चार्जिंग, तो ये जो होता है सजातीय अंतरंग आरएनए से अमीनो अम्ल में होता है। ठीक है, ध्यान रखना पड़ेगा इसको। अगला देख लीजिए, इसी को कहा, देखो सजातीय का मतलब समझो थोड़ा, अंतरंग का मतलब समझो। मतलब जो होता है टीआरएनए होता है उसी को कहा जाता है सजातीय अंतरंग आरएनए से अमीनो अम्ल। मतलब कि इसको टीआरएनए ही कहा जाएगा, सजातीय। ठीक है, इंग्लिश में देख लो, यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, ट्रांसफर आरएनए लिखा हुआ है ना, इसी को टीआरएनए कहा जाता है। हिंदी थोड़ा कठिन होता है लेकिन इंग्लिश नहीं। अगला, मनुष्य के विकास की आयु किसके द्वारा मापी जाती है? मनुष्य की आयु जो होती है रेडियोधर्मी दिनांकन, रेडियोधर्मी डेंटिंग के द्वारा, दोनों एक ही नाम है। रेडियोधर्मी दिनांकन या रेडियोधर्मी डेंटिंग के द्वारा मनुष्य की आयु का पता किया जाता है। अब बताओ, कोई भी मान लीजिए कोई पदार्थ है, उसको अगर पत्थर वगैरह, तो उसको पहचान किसके द्वारा किया जाता है? तो कार्बन डेंटिंग के द्वारा किया जाता है। वो सब आपको फिजिक्स में मिल जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, डायनासोर कैसा प्रजाति है? बताओ, डायनासोर एक विलुप्त प्रजाति है कि नहीं? सबको पता होगा विलुप्त प्रजाति है। डायनासोर विलुप्त हो चुका। ठीक है, बहुत पहले हुआ करता था। देखिए, सिनोजेनेजिक युग माना जाता है। देखिए, आज से लगभग कितना मिलियन, लगभग 6.2 मिलियन वर्ष पहले। ठीक है, उसी समय स्तनधारियों तथा आधुनिक वनस्पतियों का काल था, वो वही सिनोजोइक युग कहलाता था। कौन सा? सिनोजोइक युग कहलाता था। लगभग 6.2 मिलियन वर्ष पहले सिनोजोइक युग जाना जाता था। स्तनधारियों तथा आधुनिक वनस्पतियों का काल था वो। अभी आधुनिक काल चल रहा है। अगला देख लीजिए, जावा का पे की क्षमता लगभग कितनी थी? जावा का पे 900 सीसी था। ठीक है, 900 सीसी जावा का पे का। अगला देख लीजिए, प्रथम स्तनपायी किस युग में दिखाई दिया? तो प्रथम स्तनपायी जो है त्रिएसिक युग में दिखाई दिया, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आ जाइए प्यार बच्चों, अगला क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की रचना कब हुई थी? तो 18,000 वर्ष पहले हुई थी। प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की रचना कब हुई थी? ठीक है, याद रखना है, 18,000 वर्ष पहले। अगला, डीएनए से अनुमेय साइटोसिन 18% है, तो एडेनिन का परसेंट 32 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 50-50 होता है।
तो 32 हो जाएगा, 18 घटा देना है बस। न्यूक्लियोसाइड जो होता है एक, देखो न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, एक शुगर तो होता है लेकिन एक नाइट्रोजन युक्त होता है। नाइट्रोजन युक्त दो प्रकार का पिरामिडिन और पिरामिडिन होता है, और दूसरा क्या होता है नाइट्रोजन बेस, दो प्रकार का होता है ना, उसमें नाइट्रोजन युक्त में बहुत सारा हो जाता है, जैसे एडेनिन हो गया, थायमिन हो गया, ग्वानिन हो गया, साइटोसिन हो गया। लेकिन यहाँ पर डीएनए है, आरएनए है, तो आरएनए में एक नहीं पाया जाता। कौन नहीं पाया जाता, यूरासिल छोड़ के बाकी सब होगा। मतलब शुगर प्लस एक नाइट्रोजन बेस जो है ये न्यूक्लियोसाइड को दिखलाएगा। क्या दिखलाएगा, न्यूक्लियोसाइड। डीएनए से अणु का प्यूरिन क्षार कहलाता है। देखिए डीएनए अणु का प्यूरिन क्षार कौन कहलाता है, क्षार दो दो होता है ना प्यारे बच्चों, एक प्यूरिन क्षार होता है, क्या होता है पिरामिडिन होता है। तो यहाँ पर डीएनए अणु का प्यूरिन क्षार क्या होता है, तो देखो प्यूरिन क्षार जो होता है प्यारे बच्चों कौन होता है, तो प्यूरिन क्षार जो होता है ये एक डीएनए होता है, एक आरएनए होता है। तो पिरामिड में साइटोसिन और थाइमिन, जिसमें साइटोसिन और थाइमिन सिटी, और यहाँ पर हो जाएगा एडेनिन और ग्वानिन। बताओ एडेनिन और ग्वानिन 68 का क्या होना चाहिए प्यारे स्टूडेंट्स, बताइए 68 का। तो हमेशा आपको ध्यान रखना पड़ेगा ग्वानिन और एडेनिन और ग्वानिन जो है प्यूरिन बेस, और पिरामिडिन क्या हो जाएगा साइमिन और थाइमिन। सिटी याद रखना है आपको, सिटी का मतलब पिरामिडिन, ठीक है, और प्यूरिन क्षार का मतलब एजी याद रखना है। प्यूरिन का मतलब एजी और पिरामिडिन का मतलब सिटी याद रहेगा, साइटोसिन थाइमिन, यहाँ से एडेनिन ग्वानिन, ऑप्शन सी। अगला देख लीजिए, डीएनए निम्नलिखित में से किसका अनुवांशिक पदार्थ होता है, तो डीएनए बैक्टीरियोफेज का अनुवांशिक पदार्थ होता है। किसका होता है, बैक्टीरियोफेज का, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 70 नंबर क्वेश्चन प्यारे स्टूडेंट्स, कहा इनमें से कौन नाइट्रोजनस बेस डीएनए में नहीं होता है। देखो यहाँ पर कहा क्या जरा डीएनए में नहीं पाया जाता है, तो डीएनए में कॉमन कौन नहीं पाया जाता है, तो देखो आरएनए में यूरासिल नहीं पाया जाता है, सॉरी अरे यार आरएनए ना एक डीएनए होता है। तो डीएनए में क्या नहीं पाया जाता, आरएनए में यूरासिल पाया जाता है, लेकिन डीएनए में थायमिन नहीं पाया जाता है। मतलब यहाँ पर जो होगा डीएनए में थायमिन नहीं होगा। बताओ यहाँ पर क्या होना चाहिए, बताओ तो यहाँ पर 70 नंबर क्वेश्चन का फटाक से आना चाहिए। डीएनए होता है एक आरएनए होता है, आरएनए में नहीं पाया जाता कि पाया जाता है, आरएनए में यूरासिल और डीएनए में ठीक है, ये थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से समझो। डीएनए जो होता है प्यारे बच्चों, ठीक है, डीएनए में थायमिन होता है लेकिन आरएनए में यूरासिल नहीं होगा। इसका थोड़ा कमेंट करके बताना, थायमिन और यूरासिल का अंतर है, बस इतना याद रखना, थायमिन और यूरासिल में अंतर होता है। अब ये थोड़ा कंफ्यूज कर रहा हूँ कि आरएनए में जो होता है यूरासिल होता है कि नहीं होता है, यूरासिल या तो थायमिन दोनों में से कोई एक ही होता है, और आरएनए में भी यूरासिल या तो थायमिन कोई एक ही होता है। ठीक है, इसको थोड़ा छोड़ देना है क्योंकि थोड़ा कंफ्यूज कर गए हम भी। ठीक है, फिर ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखना, केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन है। देखिए न्यूक्लिक अम्ल के नाइट्रोजनस बेस के लिए कौन सा आपका बंधन होता है, तो शुरू से बताते रहे हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 72 नंबर क्वेश्चन। देखिए बी डीएनए के घुमाव में कितना पेयर्स होता है नाइट्रोजनस, तो 10 पेयर का नाइट्रोजनस घुमाव होता है बी डीएनए में। अगला देख लीजिए 73 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर कहा जा रहा है कि न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर होता है, किसका पॉलीमर होता है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा न्यूक्लियोटाइड का होता है। क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड का। चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन होगा, इतना ही क्वेश्चन टाइपिंग किए थे। देखिए डीएनए का पायरेमिडियन, देखिए पायरेमिडियन होता है डीएनए का, इसमें क्या होता है, तो डीएनए के पिरामिडियन, अब यहाँ से कंफर्म हो जाएगा उसके पहले वाले क्वेश्चन का आंसर भी, क्योंकि डीएनए में जो होता है मैंने बोला कि पिरामिडियन सिटी किसमें पास होता है, एक होता है क्या एजी, तो एजी वाला जखनी हो गया, तो ये आपका साइटोसिन और थाइमिन इसमें पास जाएगा। तो देख लीजिए साइटोसिन और थाइमिन, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। डीएनए के पायरेमिडियन में थाइमिन और साइटोसिन दोनों होना चाहिए, ठीक है। और इसके पहले क्या था, प्यूरिन बस में था, क्या था प्यूरिन, प्यूरिन में क्या था, एडेनिन और ग्वानिन था। तो यहां से पता चल गया कि डीएनए में थाइमिन पाया जाता है और आरएनए नहीं, यानी कि
डीएनए में थायमिन पाया जाता है लेकिन यूरासिल नहीं। यहाँ से ये कंफर्म हो गया। तो 74 क्वेश्चन थे प्यारे बच्चों, इसको अच्छे तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा। और जो विद्यार्थी नोट्स लेना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप लोग तैयारी कर सकते हैं प्यारे बच्चों। पहली बात तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में हाय या हेलो करके आपको मैसेज करके जुड़ जाना है, और जितना भी क्लास होता है करते चलिए। बोर्ड एग्जाम में एकदम टारगेट रखे 95% स्कोर का, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि इतना आसान सिलेबस है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि 50% बनाना होता है, 50% छोड़ना होता है। तो इससे कोई और बोर्ड में बताइए कोई इतना छूट दे रहा है? कोई भी बोर्ड देख लीजिए, सिर्फ बिहार बोर्ड इतना छूट दे रहा है। और अदर बोर्ड में देखिएगा तो विकल्प बहुत कम है। मान लीजिए अगर ऑब्जेक्टिव भी पूछ रहा है, मान लीजिए 10-12 को, तो 7 में 7 ऑब्जेक्टिव जवाब देना है। मान लीजिए 28 नंबर का ऑब्जेक्टिव है ना किसी बोर्ड में, तो 2800 का 2800 जवाब देना है। वो भी ऑप्शन नहीं देता है, हम लोग में तो ऑप्शन भी दे देता है 4 गो, और डबल क्वेश्चन में रहता है, आधा बनाना रहता है। अदर बोर्ड में देखिएगा, बिहार छोड़ के कहीं और चले जाइए, जैसे एमपी बोर्ड में, तो एमपी बोर्ड में 6 गो ऑब्जेक्टिव रहेगा, और एगो सत्य असत्य वाला रहेगा 5 नंबर के। इस प्रकार से फिर एक स्थान के पूर्ति करें 5 नंबर होके, फिर एक शब्द में उत्तर दीजिए 5 को, फिर मिलान करें। इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। बिहार बोर्ड में तो ऑप्शन दे देता है कि ये 30 गो है, 70 गो है, तो 35 को बनाना है। अंदाजे भी रंग दीजिएगा तो 15-16 को या 12-13 को या 10 को सही हो जाता है, लेकिन उसमें नहीं होता। और एक बोर्ड है, सिर्फ बिहार बोर्ड में इतना छूट है। तो यही कहूंगा प्यारे बच्चों, इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करें, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।